यहाँ से हम शुरू करते हैं। हमारा ह्यूमन जीनोम था 3 बिलियन बीपी। हमने देखा था कि ह्यूमन जीनोम जो है 3 बिलियन बीपी है, बेस पेयर में रहता है। ये 30,000 जीन इसमें रहते हैं। हमने इसको 100% माना है। 100 में से 20 to 30% रहता है जीन और जीन रिलेटेड सीक्वेंसेस, और बाकी बच्ची जो है 70 to 80% वो होता है एक्स्ट्राजेनिक डीएनए। आपको क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन लिखा हुआ है, नॉन कोडिंग डीएनए दिया हुआ है, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, सब इसी में। सबके आंसर ये जो पूरा हम प्रोकैरियोट से पढ़ रहे हैं तो सब इसी में है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन आपको पूछा जाएगा तो वहां आपको क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जीन में पूरे जीन के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जीन और जीन रिलेटेड सीक्वेंस 20 to 30% हो गई। एक्स्ट्राजेनिक डीएनए जो है वो 70 to 80% होगा। जीन रिलेटेड सीक्वेंस नॉन कोडिंग कोडिंग में हमने डिवाइड किया। अब ये दोनों मिलकर 100 बनाएंगे। ठीक है, ऐसा ये 100 है, 100 का आपने 20 to 30 इधर कर दिया, 70 to 80 इधर कर दिया। अब इन दोनों के लिए ये 100 है, तो ग्रेटर देन 100 जो 90 जो है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस हो गई, लेस देन 10% कोडिंग सीक्वेंस हो गई। कोडिंग सीक्वेंस आर दोज सीक्वेंस व्हिच आर ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड। कोडिंग सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जिनका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों होता है। नॉन कोडिंग सीक्वेंस को हमने इन 3 में डिवाइड किया, इंट्रॉन, प्रोमोटर, लीडर ट्रेलर, स्यूडोजीन, जीन फ्रेगमेंट। ठीक है, कोडिंग का कोई भी वो नहीं है, पार्ट नहीं है। फिर आते हैं हम किस पे, नीचे। ये पहले एक चार्ट बता दो जिससे आपको क्लियर हो जाए, फिर डिटेल भी कर रहे हैं हम। एक्स्ट्राजेनिक डीएनए हमने इसको 100 में से 20 to 30 इसको, 70 to 80 इसको माना। तो एक्स्ट्राजेनिक डीएनए, एक्स्ट्राजेनिक का मतलब ये है कि जो जीन और जीन रिलेटेड सीक्वेंस का नहीं बना है उसको एक्स्ट्राजेनिक बोला है हमने। 70 to 80% है। अब ये इन दोनों के लिए ये 100 हो गया। 100 में से 20 to 30 जो है वो मॉडरेटली या हाईली रिपीटेटिव है, और बाकी बच्चा 70 to 80 जो है वो यूनिक या लो कॉपी नंबर है। मॉडरेटली है, हाईली रिपीटेटिव यानी हाईली तो बहुत ज्यादा, मॉडरेटली यानी ना ज्यादा ना कम। तो मॉडरेटली या हाईली रिपीटेटिव जो है 20 to 30% है। अब इन दोनों के लिए ये 100 है, इसलिए डिस्पर्स्ड रिपीट यानी रिपीट तो है पर ये फैले हुए हैं, तो डिस्पर्स्ड रिपीट बोला 40%। क्लस्टर्ड रिपीट 60%, मतलब क्लस्टर्ड में है। डिस्पर्स्ड रिपीट जो है ये दोनों के लिए ये 100 हो गया, तो इनको हमने दो में डिवाइड किया, साइन और लाइन। अभी सब फुल फॉर्म और हर चीज बताएंगे। साइन मतलब शॉर्ट होते हैं, लाइन मतलब लॉन्ग होते हैं। क्लस्टर्ड रिपीट मतलब रिपीट है सीक्वेंस लेकिन वो क्लस्टर्ड फॉर्म में है, ग्रुप फॉर्म में है। इसको हमने फिर से 3 में डिवाइड किया, सैटेलाइट डीएनए, मिनी सैटेलाइट डीएनए और माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, एक आप क्रोमोसोम जो पढ़ते हो जिसमें सैटेलाइट रहता है उससे कंफ्यूज मत होना। दिस इज अ टाइप ऑफ डीएनए, सैटेलाइट डीएनए, मिनी सैटेलाइट डीएनए और माइक्रो। ये रिपीट यूनिट के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं। अब हम चलेंगे इनके डिटेल में। तो ये हमारा चार्ट ध्यान में रखना है आपको। ये पूरे ह्यूमन जीनोम का, या आप ये कहें यूकैरियोटिक जीनोम का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, या आप क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जीन आएगा तब भी इसको बताएंगे। अगर आपसे पूछा है प्रोकैरियोट का तो फिर आपको ओपेरॉन वगैरह और जो हमने पहले पढ़ा वो बताना है। अगर आपको यूकैरियोट का पूछा तो फिर ह्यूमन का सारा ऑर्गेनाइजेशन बताना है। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। अब आते हैं हम स्यूडोजीन। तो स्यूडोजीन जो था वो किस में आ रहा था, स्यूडोजीन जो था वो जीन और जीन रिलेटेड सीक्वेंस के अंदर आ रहा था, और उसमें भी नॉन कोडिंग सीक्वेंस का पोर्शन था। ठीक है, ध्यान आ गया ये। तो इसलिए पहले ये चार्ट ध्यान में रखना है, इसको याद कर लेना है। ये जीन और जीन रिलेटेड सीक्वेंस में नॉन कोडिंग का के अंदर आ रहा है स्यूडोजीन, तो ये चार्ट ध्यान में रखना है। फिर हम डिटेल में इसको देखते जाए। स्यूडोजीन का मतलब ये होता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको इजी कर देती हूँ। जीन जो है एक्सप्रेस करते हैं, मोस्टली जीन का काम ये होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं प्रोटीन के फॉर्म में। डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, इस तरह से अपना फंक्शन करते हैं। लेकिन स्यूडोजीन ऐसे होते हैं जो फंक्शन नहीं कर पाते, एक्टिव नहीं होते हैं, फंक्शन इनका रह नहीं जाता, क्योंकि ये या तो डुप्लीकेशन से अराइज होते हैं, जैसे हमने अभी ट्रांसपोजोन में पढ़ा था कि डुप्लीकेशन हो गया। ठीक है, तो स्यूडोजीन का मतलब ये है। तो अब हम बात करते हैं कि स्यूडोजीन जो है वो डाइवर्स मेंबर है जीन फैमिलीज के, जिनमें म्यूटेशन हो जाता है, म्यूटेशन इनमें हो गया, और म्यूटेशन जो है वो इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन है। उस म्यूटेशन की वजह से ये अपना फंक्शन करने के कैपेबल नहीं हो रहे हैं, और इसीलिए ये बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन जो है उसको नहीं बना पाते। ठीक है,
सीडोजीन आएगा तो मतलब सीडोजीन डायरेक्ट तो आएगा नहीं, ये तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस के अंदर है। आपको नॉन कोडिंग डीएनए दिया हुआ है, आपको दिया हुआ सिलेबस में नॉन कोडिंग डीएनए, वहां पर आपको बताना है डीएनए क्या है। डीएनए के अंदर ही जीन है, या आप ये कह सकते हो जीन डीएनए के बने हैं, जीन आर केमिकली मेडअप ऑफ डीएनए, या आप ये कह सकते हो कि डीएनए का एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो जीन बनाता है। तो नॉन कोडिंग डीएनए में आपको सीडो जीन के बारे में बताना है, पूरा जीन फ्रेगमेंट हर एक के बारे में बताना। तो सीडो जीन की अगर बात करते हैं हम, तो जीन फैमिलीज के मेंबर हैं जिनके जो क्या कर चुके हैं, जिनमें म्यूटेशन हो चुका है, इनएक्टिवेटिंग म्यूटेशन हो गया है, ये अपना काम नहीं कर पा रहे हैं और प्रोटीन नहीं बना पा रहे, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, स्यूडो मतलब झूठा, स्यूडो जीन यानी अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा। ठीक है, और इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर पेरेंट जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो उसी को हम सीडोजीन कहते हैं। सीडोजीन इज सिंपली अ म्यूटेटेड वर्जन ऑफ अ पेरेंट जीन, पेरेंट जीन का म्यूटेटेड वर्जन है सीडोजीन। ठीक है, अब जो म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशंस भी कई तरह के होते हैं, इसमें जो म्यूटेशंस हो रहा है वो नॉनसेंस म्यूटेशन है। नॉनसेंस म्यूटेशन मतलब कि क्या होता है कि कोई भी, आपने सबने कोडॉन पढ़े हैं कि एक स्टार्ट कोडॉन होता है जिसको हम मिथ्योनिन बोलते हैं, और स्टॉप कोडॉन होते हैं, 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं। तो स्टॉप कोडॉन जैसे ही आता है वैसे ही क्या होता है, ट्रांसलेशन रुक जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, जो अमीनो एसिड बनना होता है वो बन जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नॉनसेंस म्यूटेशन हो रहा है इसमें सीडोजीन में, तो क्या हो रहा है, ये स्टॉप कोडॉन जो है उनको जनरेट करने लगते हैं। जनरली प्रोटीन अमीनो एसिड जुड़ने के बाद जब एक पर्टिकुलर प्रोटीन बन जाता है तब जनरेट होते हैं, ये पहले ही जनरेट कर देते हैं, जिससे कि ट्रांसलेशन जो है वो उसका क्या हो जाता है, टर्मिनेशन हो जाता है, पहले ही टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। स्यूडोजीन मतलब एक कोई भी जीन जो है उसका म्यूटेटेड वर्जन है, पेरेंट जीन का म्यूटेटेड वर्जन है। ऐसा म्यूटेशन हो गया, नॉनसेंस म्यूटेशन हो गए कि पहले ही टर्मिनेशन हो गया ट्रांसलेशन का, ये प्रोटीन नहीं बना पा रहा है, फंक्शन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड एक टर्म होता है, सीडोजीन से रिलेटेड टर्म होता है प्रोसेस्ड सीडोजीन। प्रोसेस्ड सीडोजीन का मतलब होता है कि ये एमआरएनए से डीएनए की कॉपी बनती है। डीएनए कॉपी अगर एमआरएनए से बनती है तो उसको हम प्रोसेस्ड सीडोजीन बोलते हैं। प्रोसेस्ड सीडोजीन में और भी चीजें होती हैं, इनके पास इंट्रॉन नहीं होता, इनके पास प्रमोटर नहीं होता, ये ट्रांसक्राइब्ड नहीं हो पाते, और इसीलिए ये प्रोटीन नहीं बना पाते। लेकिन हमने प्रोसेस्ड नाम लिखा है, प्रोसेस्ड का मतलब इनमें ये दो चीजें होंगी, इंट्रॉन नहीं होगा, प्रमोटर नहीं होगा, इनमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और प्रोटीन नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब ये तो क्लियर, ये अब प्रोसेस्ड स्यूडोजीन कैसे बनते हैं ह्यूमन जीनोम में, अभी तक प्रोसेसिंग इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनते हैं, क्योंकि हमने अभी बोला कि डीएनए कॉपीज ऑफ एमआरएनए, तो एमआरएनए से जब डीएनए बनता है तो वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनते हैं, और एमआरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाता है, और वो डीएनए जाकर जीनोम में इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस्ड सीडोजीन जो है उनमें इंट्रॉन भी नहीं होगा, उनमें प्रमोटर भी नहीं होगा, उनमें ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा, प्लस ये एमआरएनए से बनते हैं डीएनए, फिर जाके वो ह्यूमन जीनोम के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं, उनको हम प्रोसेस्ड सीडोजीन बोलते हैं। इसके अलावा और इनएक्टिव जीन जो होते हैं, जीन फ्रेगमेंट होते हैं। जीन फ्रेगमेंट मतलब कि जीन फ्रेगमेंट का मतलब ही है कि पेरेंट जीन के कुछ पोर्शन टूट चुके हैं, इसलिए वो फ्रेगमेंट में बचे। तो दूसरे इनएक्टिव जीन जो होते हैं वो जीन फ्रेगमेंट होते हैं, जिनके पास 5' या 3' रीजन जो है पेरेंट जीन का वो नहीं होता, और इसके लिए ये ऐसा माना जाता है कि ये डिलीशन इवेंट, डिलीशन मतलब कट हो जाना, उस इवेंट से बनते हैं, या फिर रिकॉम्बिनेशन से बनते हैं जो पेरेंट जीन को तोड़ देता है, स्प्लिट कर देता है, उससे बनते हैं जीन फ्रेगमेंट। तो आपको दिया हुआ है नॉन कोडिंग में, तो नॉन कोडिंग जो सीक्वेंस है उसमें हमको इंट्रॉन, प्रमोटर, लीडर, ट्रेलर, स्यूडोजीन और जीन फ्रेगमेंट, ये 3 चीजें बतानी है। ठीक है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग डीएनए आपको दिया हुआ है पोर्शन, तो ध्यान में रखना है, तीनों को समझाना। तो स्यूडोजीन मैंने बता दिए, जीन फ्रेगमेंट बता दिए, इंट्रॉन जो है, इंट्रॉन की बात कर अगर हम करते हैं तो इंट्रॉन यहाँ देखते हैं, आपने देखा होगा कि ट्रांसलेशन जब होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है पहले, ट्रांसलेशन होता है, ये आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। तो ट्रांसलेशन जब होता है तो प्री मैच्योर एक एमआरएनए बनता है, वहां पर स्प्लाइसिंग प्रोसेस होती है और इंट्रॉन जो होता है वो रिमूव हो जाता है।
तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जब कोडिंग इंफॉर्मेशन होती है किसी जीन में, तो कोडिंग इंफॉर्मेशन को हम एक्सॉन बोलते हैं, लेकिन एक्सॉन के पास कुछ इंटरवेनिंग सीक्वेंस होती है, उसको डिस्टर्ब करने वाली, इंटरप्ट करने वाली सीक्वेंस होती है, जिनको हम इंट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सॉन जो होगा वो सही सीक्वेंस है जो कोड कर रही है, लेकिन एक्सॉन के बीच बीच में इंट्रॉन होता है। तो इंट्रॉन को जब हम रिमूव कर देते हैं, तब हम उस एक्सॉन को अटैच कर देते हैं, तब हम मानते हैं कि वो मैच्योर एमआरएनए बन चुका। ठीक है, तो इंट्रॉन मतलब इंटरवेनिंग सीक्वेंस, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, उनको इंट्रॉन बोलते हैं। अब यहाँ दिख रहा है ना सभी को? और मैं थोड़ा सा, तो कोडिंग इंफॉर्मेशन एक्सॉन में होंगी, लेकिन एक्सॉन के बीच बीच में इंट्रॉन होते हैं, और उन इंट्रॉन को हमको रिमूव करना पड़ता है, तब जाके हमारा एमआरएनए जो है वो प्रोटीन फॉर्म करता है। ठीक है, अब जीन जो है वो साइज में वेरी करते हैं, साथ ही इंट्रॉन का जो भी नंबर है उसका जो साइज है उसमें वेरी करते हैं। अब हम एग्जांपल देख रहे हैं, कुछ जीन जैसे कि हिस्टोन H4 जीन, हिस्टोन जो है डीएनए की पैकेजिंग में लगता है, डीएनए को पैक करने में, कॉम्पैक्ट करने में हिस्टोन का रोल है। तो कुछ जीन जो होते हैं जैसे हिस्टोन H4 जीन, ये सिर्फ फ्यू हंड्रेड बेस पेयर लॉन्ग होता है। अब हम बात करें इंट्रॉन की साइज की, ठीक है, तो कुछ जीन जो होते हैं जैसे हिस्टोन H4 जीन है, वो फ्यू हंड्रेड बेस पेयर लॉन्ग है। कुछ जो होते हैं जिसमें फैक्टर 8 जीन है, वो सेवरल 100 किलो बेस पेयर लेंथ में होता है। ठीक है, इसके अलावा और लार्ज इंट्रॉन हो सकते हैं, such that the actual coding sequence account for just a few % of the total gene। कुछ इंट्रॉन इतने बड़े होते हैं कि कोडिंग सीक्वेंस जो होती है वो केवल कुछ ही जीन, कुछ परसेंट की बनी होती है, बाकी पूरा पोर्शन किससे बना होता है? नॉन कोडिंग का। तो ये नॉन कोडिंग में इंट्रॉन के बारे में बताया जा रहा है आपको कि कोडिंग इंफॉर्मेशन एक्सॉन में है, इंट्रॉन उनको इंटरवेनिंग कर रहा है। अब इंट्रॉन की साइज भी अलग अलग होती है, जैसे कुछ जीन है हिस्टोन H4, उसमें इंट्रॉन जो होता है फ्यू हंड्रेड बेस पेयर लॉन्ग होता है। कुछ जीन होते हैं फैक्टर, क्योंकि जीन के अंदर ही तो रहेंगे, जीन के अंदर एक्सॉन भी है, इंट्रॉन भी है, तो फैक्टर 8 नंबर वाला जो जीन है उसमें जो इंट्रॉन होते हैं वो लगभग सेवरल 100 किलो बेस पेयर लॉन्ग होते हैं। कुछ इंट्रॉन इतने बड़े होते हैं कि जीन का ओनली कुछ % ही कोडिंग बनाता है, बाकी सारा ये बनाता है। ठीक है, तो ये हुआ। उसके अलावा हम बात करते हैं नॉन कोडिंग में, हमने एक नाम और पढ़ा था, लीडर और ट्रेलर सीक्वेंस। लीडर और ट्रेलर सीक्वेंस जो होती है वो 5' और 3' एंड पर होती है जीन के, जो ट्रांसक्राइब तो होती है लेकिन ट्रांसलेट नहीं होती। ऐसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं लीडर एंड ट्रेलर सीक्वेंस, जो या तो 5' एंड पर होती है और 5' और 3' एंड पर होती है जीन के, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है इनमें लेकिन ट्रांसलेशन नहीं होता। तो दीज आर ऑल्सो नॉन कोडिंग डीएनए। प्रमोटर सीक्वेंस जो होती है, अभी हमको पता है कि प्रमोटर वो चीज होती है, वो जगह होती है जहाँ ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। तो प्रमोटर सीक्वेंस अकर अपस्ट्रीम ऑफ द पॉइंट वेयर ट्रांसक्रिप्शन बिगिंस, जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है और वो एमआरएनए की सिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, प्रमोटर लेकिन नॉन कोडिंग सीक्वेंस के अंदर आ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ शुरुआत करता है, ट्रांसक्रिप्शन को शुरू कर देता है, बिगिन कर देता है और रेगुलेट करता है। प्रमोटर की जो साइज है वो भी 1 kbp अपस्ट्रीम हो सकती है, बट अदर रेगुलेटरी सीक्वेंसेस दैट इन्फ्लुएंस ट्रांसक्रिप्शन में अकर एट साइट मच फार्दर अवे। ये अपस्ट्रीम यानी जहां से शुरुआत होगी वहां पर हो सकती है, ट्रांसक्रिप्शन को ये अफेक्ट भी कर सकते हैं, में अकर एट साइट, और वो कुछ दूर भी हो सकते हैं अदर रेगुलेटरी सीक्वेंस। ये भी रेगुलेट कर रहा है प्रमोटर, दूसरे रेगुलेटरी सीक्वेंस जो ट्रांसक्रिप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं वो कुछ दूर पर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये चीज क्लियर हुई, 3 हमने देखे। अब यहाँ पर आपको चार्ट ध्यान में रखना है, ये हमने जीन और जीन रिलेटेड सीक्वेंस देखी थी 20 to 30%, उसमें हमने नॉन कोडिंग सीक्वेंस देखा और कोडिंग सीक्वेंस देखा। कोडिंग के बीच में ये आपने देखा, नॉन कोडिंग के अंदर इंट्रॉन हो गया, प्रमोटर हो गया, लीडर ट्रेलर हो गया, स्यूडो जीन हो गया और जीन फ्रेगमेंट हो गया। ये तो तीनों को आपको डिटेल में बताना। इंट्रॉन हमने देखा जीन के पास एक्सॉन भी होता है, कोडिंग इंफॉर्मेशन एक्सॉन के पास है, इंट्रॉन इंटरवेनिंग कर रहे हैं इसलिए उसको हटा देते हैं। कुछ जीन में इंट्रॉन फ्यू हंड्रेड बेस पेयर लॉन्ग होते हैं, कुछ में ज्यादा होते हैं, कुछ में बहुत ज्यादा होते हैं। प्रमोटर जो रेगुलेट करते हैं, लीडर ट्रेलर जो होती है 5' 3' पर होती है, जिनमें ट्रांसक्रिप्शन तो होता है बट ट्रांसलेशन उनमें नहीं होता।
स्यूडोजीन जो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं म्यूटेशन की वजह से, जीन फ्रेगमेंट जिनमें पेरेंट जीन के अंदर कुछ पोर्शन डिलीट हो गया है। तो ये चीज पहले क्लियर हुई यहाँ तक की। जीन फैमिलीज आपको जो है, जीन फैमिलीज इसमें नहीं है अभी, इसलिए अपन जीन फैमिलीज को छोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, सीडोजीन हो गया, अब एक्स्ट्राजेनिक। यहाँ पिछले वाला सारा क्लियर हुआ, अब बताना मुझे ये दिख रहा है या नहीं। आगे बढ़े, पिछला क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है उसमें? ठीक है, अब आपने बात की थी हमने कि जब हम ह्यूमन जीनोम की बात कर रहे हैं तो हमने उसको दो में डिवाइड किया था। एक जीन और जीन रिलेटेड सीक्वेंस थी जो 20 to 30% थी, और बाकी बची 70 to 80% कौन सी थी? एक्स्ट्राजेनिक। ठीक है, तो एक्स्ट्राजेनिक का मतलब ये है कि वो पार्ट है ह्यूमन जीनोम का जो जीन और जीन रिलेटेड सीक्वेंस के अलावा होता है, एडिशन में होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? एक्स्ट्राजेनिक डीएनए का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी सीक्वेंस जो जीन का पार्ट नहीं है, दैट आर नॉट पार्ट ऑफ अ जीन। जीन का पार्ट हमने देखा था कोडिंग एक्सॉन में था और इंटरवेनिंग इंट्रॉन में। ठीक है, ये एक जनरल सी हमने देखी थी। तो एक्स्ट्राजेनिक का मतलब ये है जो जीन या जीन रिलेटेड सीक्वेंस से नहीं बना, एडिशनल है, नॉट एसोसिएटेड विथ अ जीन, जो लीडर ट्रेलर नहीं होगा, प्रमोटर नहीं होगा, डिस्टेंट रेगुलेटरी एलिमेंट नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ना ही सीडोजीन होगा, ना ही जीन फ्रेगमेंट होगा। इन सबको छोड़कर जो होगा उसको बोलेंगे हम एक्स्ट्राजेनिक डीएनए। ठीक है, नॉट एसोसिएटेड विथ लीडर ट्रेलर, नॉट एसोसिएटेड विथ प्रमोटर और जीन फ्रेगमेंट, स्यूडोजीन सब हम पढ़ चुके हैं, इनको छोड़कर जो होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ये सारा जो सीक्वेंस है वो पूरे ह्यूमन जीनोम का 70 to 80% पोर्शन बनाता है। दे हैव नो नोन फंक्शन, कोई भी नोन फंक्शन इनका नहीं है। कुछ एक्स्ट्राजेनिक डीएनए रिपीट होते हैं, हमने देखा मॉडरेटली या हाईली रिपीटेटिव होते हैं, कुछ यूनिक और स्मॉल नंबर में होते हैं। तो जो मॉडरेटली हाईली रिपीटेटिव है, अभी ऊपर देखा था हमने, वो 20 to 30% है, और बाकी जो 70 to 80% है वो यूनिक या लो कॉपी नंबर। ठीक है, अब आते हैं हमने देखा था, ये ऊपर फिर से याद दिला दूं, एक्स्ट्राजेनिक का आपने पढ़ लिया था, ये मॉडरेटली हाईली रिपीटेटिव 20 to 30%, यूनिक और लो कॉपी नंबर 70 to 80%। इसको हमने यहीं तक छोड़ दिया क्योंकि ये यूनिक या लो कॉपी नंबर है, इसमें अपन VNTR पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे ये दो, एक डिस्पर्स रिपीट होगा, एक क्लस्टर्ड रिपीट होगा। ठीक है, अब आते हैं हम इसमें आगे। तो डिस्पर्स्ड रिपीटेटिव सीक्वेंस सीधे सीधे आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, दिख रहा है ना सबको? डिस्पर्स्ड का मतलब रिपीट हो रही है सीक्वेंसेस, बार बार रिपीट हो रही है, क्योंकि एक्स्ट्राजेनिक डीएनए का कोई भी फंक्शन हमको नोन नहीं है, वो रिपीटेटिव यूनिट्स का बना है। तो डिस्पर्स्ड का मतलब वो फैले हुए में रिपीट हो रहा है। तो दो तरह से रिपीट हो रहा है, एक शॉर्ट होगा, एक लॉन्ग होगा। तो एक होता है साइन, एक होता है लाइन। साइन मतलब शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट, लाइन मतलब होता है लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट। तो डिस्पर्स रिपीटेटिव दो चीजों से बना है, साइन और लाइन। साइन मतलब शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट, लाइन मतलब लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट। लाइन और साइन, इसमें हम देखते हैं कि साइन का एग्जांपल है, कुछ सीक्वेंसेस होती हैं, साइन के एग्जांपल बताया आपको, ALU एलिमेंट। ये जो सीक्वेंसेस हैं आर नॉट आइडेंटिकल बट दे आर सिमिलर इनफ टू बी क्लासिफाइड एज अ फैमिली। साइन के अंदर हमने एक एग्जांपल लिया है और वो लिया है ALU एलिमेंट, यानी एक पर्टिकुलर रिपीटेटिव यूनिट है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसकी जो लेंथ है वो हम मानते हैं 250 BP लेंथ है, और 1 मिलियन कॉपीज जो है वो फैली हुई है इसकी। ठीक है, ओरिजिन कैसे हुई ये नहीं हमको पता, पर ऐसा मानते हैं कि शायद प्रोसेस्ड सीडोजीन से ये बने होंगे। लाइन जो है, लाइन साइन के जैसे है लेकिन लॉन्गर है। लाइन का एग्जांपल है L1 लाइन। L1 लाइन क्योंकि ये लाइन का मतलब ये लॉन्ग, जहां साइन 250 BP थे,
ये 6500 BP लॉन्ग है और 60,000 कॉपी में इसमें थे। ये जो थे ऑलमोस्ट 1 मिलियन कॉपीज, ये 60,000 कॉपी में। लाइन जो है रिट्रो एलिमेंट का एक टाइप है। रिट्रो मतलब जो मूव कर सकते हैं, मूव करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। ठीक है, ट्रांसपोजिशन के थ्रू ये मूव कर सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, और अपनी कॉपी को दूर कहीं साइट पर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्पर्स्ड रिपीटेटिव सीक्वेंस है। तो डिस्पर्स्ड रिपीटेटिव सीक्वेंस, अब आप इस चार्ट में फिर से एक बार देख लो, चार्ट ध्यान में रखना है। ये जो था यहाँ पर हमने दो आपको बताए थे, ये डिस्पर्स रिपीट यानी रिपीट हो रहे हैं थोड़ी दूर पर, और ये दोनों 100 मिलकर इसको बना रहे हैं, तो 100 में से 40% ये टाइप है साइन और लाइन। लाइन का एग्जांपल L1 लाइन, साइन का एग्जांपल ALU एलिमेंट। अब हम आएंगे क्लस्टर्ड रिपीट, मतलब रिपीट हो रहे हैं पर वो ग्रुप में हो रहे हैं, गुच्छे के फॉर्म में हो रहे हैं, क्लस्टर के फॉर्म में हो रहे हैं। तो यहाँ आते हैं क्लस्टर्ड रिपीटेटिव सीक्वेंस। देखना, मुझे बता देना अगर कहीं कोई चीज दिख नहीं रही है स्क्रीन पे या आवाज कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बताना। क्लस्टर्ड रिपीटेटिव में हमने 3 पढ़े थे, सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट। तो सीधे सीधे मैं इसकी आपको उस पे आ जाती हूँ। ठीक है, अब देखो, हाँ, तो सैटेलाइट डीएनए जो है, सैटेलाइट डीएनए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनकी जो रिपीट यूनिट है वो 200 बेस पेयर्स होते हैं, 200 बेस पेयर। अब ये किन क्लस्टर्स के बीच में रहते हैं, तो 100 और 5000 किलो बीपी के बीच में रहेंगे, पर इनकी रिपीट यूनिट जो है वो 200 बेस पेयर होती है। अगर हमने बोला सैटेलाइट डीएनए, तो सैटेलाइट डीएनए सबसे पहला टाइप है जो देखा गया था। इनकी रिपीट यूनिट 200 बीपी होती है। मिनी बोला अगर हमने, तो इनकी जो ये लगभग 20 केबीपी लॉन्ग होते हैं, लेकिन इनकी रिपीट यूनिट कम हो गई, इनकी 200 की सैटेलाइट की, इनकी हो गई 25 बीपी। माइक्रो बोला तो और कम हो गई, ठीक है, इनकी कितनी हो गई, 4 बीपी हो गई रिपीट यूनिट। रिपीट यूनिट से ध्यान में रखना, ये इनकी लेंथ है 150 बीपी। ये इतने क्लस्टर्स में रहते हैं लेकिन रिपीट यूनिट कितनी है, 4 बीपी। तो इनके रिपीट यूनिट की डिक्रीजिंग साइज के हिसाब से हमने इनको डिवाइड किया। सैटेलाइट डीएनए बोला तो इसका मतलब रिपीट यूनिट कितनी होगी, 200 बीपी। मिनी सैटेलाइट बोला तो रिपीट यूनिट होगी 25 बीपी। माइक्रो बोला तो रिपीट यूनिट होगी 4 बीपी। ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए जो है वो कॉमन है, और इसी में से, क्योंकि आपने देखा कि कितनी रिपीट हो रही है, 4 बेस पेयर ओनली रिपीट हो रही है, तो अब हम माइक्रो को लेके चलेंगे। माइक्रो सैटेलाइट जो है उसका एक टाइप है जिसमें दो जो हमारा सीक्वेंस है सीए, ये रिपीट होता है बार बार। सीए जो रिपीट यूनिट है वो पूरे जीनोम का 0.5% बनाता है। पहले ये चीज क्लियर हुई, हमने 3 में डिवाइड किया। सैटेलाइट में रिपीट यूनिट 200 बीपी है, मिनी में 25 बीपी है, माइक्रो में 4 बीपी है। अब हम लेके चलते हैं माइक्रो का एक कॉमन टाइप है जिसमें रिपीट होता है सीए। सीए जिसमें रिपीट होता है वो हमारे लिए, ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूरे जीनोम का 0.5% बनाता है। मोनोन्यूक्लियोटाइड रिपीट भी होते हैं, यानी सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड में, ए सी जी, किसी में भी, टी में भी, किसी एक में होगा, यहाँ पर 2 में हो रहा है, तो ये डाई न्यूक्लियोटाइड रिपीट है, ये कॉमन है, ये हमारे पूरे जीनोम का 0.5% बनाता है। मोनोन्यूक्लियोटाइड रिपीट जो होती है उसमें सिर्फ एक बेस में रिपीट होगा, जो हमारे पूरे जीनोम का 0.3% बनाएगा। यहाँ तक की चीज क्लियर हुई। अब इसी के बेस पर आगे बढ़ रहे हैं हम, और हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो होती है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। पढ़ा होगा शायद कहीं आपने, VNTR, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट जो होता है उसका मतलब ये होता है कि जो हमने अभी देखा कि हमारा जो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए है उसमें सीए बार बार रिपीट हो रहा है, वो पूरे जीनोम का 0.5% बनाता है, लेकिन ये जो सीए रिपीट होता है इसकी लेंथ हर पर्सन के हिसाब से अलग अलग होती है। ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए सीक्वेंस जैसे सीए है, ये हर पर्सन टू पर्सन उसकी लेंथ जो होता है, रिपीट तो सीए हो रहा है लेकिन इसकी जो लेंथ है
वो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, और यही जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है उसी को हम बोलते हैं वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट या VNTR। और इसी को हम एनालाइज करते हैं PCR से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हम इसी को एनालाइज करते हैं। ठीक है, इसमें हम स्पेसिफिक प्राइमर लेते हैं यूनिक सीक्वेंस का कि किसमें कौन सी रिपीट सीक्वेंस हो रही है, और उस हिसाब से हम DNA जो है उसका एम्प्लीफिकेशन करते हैं, और एम्प्लीफिकेशन करने के बाद हम ये देखते हैं सेवरल VNTR को हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, और फिर किसी एक पर्सन का जेनेटिक प्रोफाइल बनाते हैं। वो हर पर्सन के लिए कॉमन होता है, वो हर पर्सन के लिए यूनिक होता है, क्योंकि हर पर्सन टू पर्सन CA रिपीट की लेंथ जो है वो वेरी करती है। और जब हम बहुत सारे सेवरल VNTR को एग्जामिन करते हैं तो हम उनका जेनेटिक प्रोफाइल बना लेते हैं, और वो इंडिविजुअल के लिए स्पेसिफिक रहता है। इसीलिए VNTR का यूज हम बहुत जगह करते हैं, क्रिमिनल केसेस में करते हैं, फोरेंसिक साइंस में करते हैं, जब हमको किसी का क्राइम जो है वो देखना होता है कि कौन क्रिमिनल है, तो हम वहां पर VNTR का यूज करते हैं। पैटर्निटी के लिए हम यूज करते हैं, इन सब चीजों में हम VNTR का यूज करते हैं। अब आपको सीक्वेंस बता देती हूँ, ये साथ पहले यूज बता देती हूँ, साथ ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो होता है वहां भी हम डोनर और रिसीवर जो पेशेंट है उनका हम मैच करते हैं पेशेंट का। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मैपिंग प्रोजेक्ट में VNTR बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जीन मार्कर के रूप में काम करते हैं, जिसमें हम जीन की पोजीशन और लोकेशन जो है वो देख सकते हैं। तो VNTR बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट में जीन मार्कर के रूप में ये काम करते हैं, जीन मार्कर्स के रूप में, जिसमें हम जीन की लोकेशन और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑर्डर आइडेंटिफाई करते हैं। ये अब आपको बताए हुए हैं, ये यहाँ पे आप देखोगे सभी को दिख रहा है। अब देखो, दीज आर CA आपको बताया था कि रिपीट यूनिट जो होती है, यूनिक सीक्वेंस, यहाँ पर आपको ये दिखाया हुआ है। ये पूरा PCR की प्रोसेस है। PCR की प्रोसेस में हम इसकी बहुत सारी कॉपी बना ली है हमने यहाँ पर प्राइमर का यूज करके, कॉपी बना के यहाँ पे आप देखो नीचे, ये हमने PCR यूज किया, और PCR यूज करके हमने उसका एम्पलीफाई कर दिया इसको पूरा, और यहाँ पर हमने निकाल लिया एम्पलीफाइड DNA। ठीक है, VNTR पूरा ऊपर आपको बताया हुआ है, CA रिपीट कर दिया 4 to 16 टाइम, PCR का यूज किया है हमने, प्राइमर यूज किया है उसमें, और यूनिक सीक्वेंस जो है स्पेसिफिक और फ्लैंकिंग यूनिक सीक्वेंस, जिसमें आपने देखा था यूनिक सीक्वेंस साइड में दी हुई है, और इससे हमने एम्पलीफाइड DNA जो है वो हमने निकाल दिया। ये देखो, फिर से आपको बता देती हूँ, ये आपने देखा, ये इनका हमने एम्पलीफिकेशन कर दिया प्राइमर का यूज करते हुए। ये पहले रिपीट की है, फिर एम्पलीफाई किया है, ये PCR के यूज से। 3 प्रोसेस होती है PCR में, ठीक है, और फिर हमने उनको एम्पलीफाइड कर दिया। ये तो ये VNTRS क्या है, ये आपको पूरा जो क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जीन आएगा वहां पर आपको बताना है। अब लास्ट चीज और दिखा दो, फिर अगर किसी को कुछ चीज नहीं समझ में आ रही हो, ये दिख रहा है आपको सबको स्क्रीन, या 5' to 3' आपको एक क्रोमोसोमल DNA बताया हुआ है। यहाँ पर एक रेट्रो एलिमेंट बताया, हमने देखा था कि जो क्लस्टर्ड रिपीट होते हैं और डिस्पर्स्ड रिपीट होते हैं, हमने 2 पढ़े। क्लस्टर्ड में हमने VNTR देख लिया, पहले सैटेलाइट देखा, माइक्रो देखा, मिनी देखा, और माइक्रो के अंदर हमने VNTR एस देखे। डिस्पर्स रिपीट में हमने 2 सीक्वेंस पढ़ी थी, साइन और लाइन। लाइन वहां मैंने बताया था कि लाइन रिट्रो एलिमेंट की तरह फंक्शन करता है। रिट्रो एलिमेंट मतलब ये मूव कर सकते हैं। तो पहले ये जो रिट्रो एलिमेंट है, हमने इनका क्या किया है, ट्रांसक्रिप्शन करा, RNA है, RNA जो है उसका हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से हमने क्या बना लिया, DNA। ठीक है, ये DNA बना। ये जो डबल स्टैंडर्ड DNA है रिट्रो एलिमेंट का बन गया अब ये, क्योंकि आपने RNA लिया, RNA से DNA बना लिया। डबल स्टैंडर्ड DNA कॉपी जो बन गई रिट्रो एलिमेंट की, हमने उसका इंटीग्रेशन कर दिया जीनोम में। इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया हमारा कॉपीड रिट्रो एलिमेंट। ये ओरिजिनल रिट्रो एलिमेंट था, ये कॉपीड रिट्रो एलिमेंट बन गया। ये क्यों किया, ये सब क्यों होता है यहाँ पर, जिससे कि वेरिएशन होता है, म्यूटेशन होता है, ये सब इनकी वजह से होता है, रिट्रो एलिमेंट की वजह से ही म्यूटेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है इनकी वजह से। तो ये होता है, इसको बोलते हैं हम
ट्रांसपोजिशन ऑफ रिट्रो एलिमेंट। ये पूरा क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन खत्म होता है, हमारा जीनोम हायरार्की खत्म होती है। जीनोम, अगर अब आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, अगर आपसे जीनोम हायरार्की पूछ ली जाती है तो आपको प्रोकैरियोटिक जीनोम बताना है, थोड़ा सा यूकैरियोटिक बताना है। अगर सिर्फ आपसे क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जीन पूछा तो आपको क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन में सारे जीन के बारे में बताना है, नॉन कोडिंग, कोडिंग, चाहे वो प्रोकैरियोट के हों। तो प्रोकैरियोट में हमने देखा था कि 90% जो थे वो जीन वाले सीक्वेंस थे, 10% इंटरजेनिक बोला था हमने। यूकैरियोट के केस में हमने एक्स्ट्राजेनिक बोला, ठीक है, और डिवाइड किया, ये आएगा। अगर आपसे सिर्फ नॉन कोडिंग डीएनए पूछा तो नॉन कोडिंग में आपको 3 बताना है, इंट्रॉन, प्रमोटर, लीडर, ट्रेलर, स्यूडोजीन और जीन फ्रेगमेंट, इतना बताना है। और ठीक है, रिपीटेटिव सीक्वेंस है तो वो एक्स्ट्राजेनिक डीएनए में आती है। तो ये पहले क्लियर हुआ कैसे क्वेश्चन आएंगे। ऑर्गेनाइजेशन में आप रिट्रो एलिमेंट का ये भी बता सकते हो, क्योंकि रिट्रो एलिमेंट जो है वो क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जीन में आप जो क्लस्टर्ड रिपीटेटिव और डिस्पर्स्ड रिपीटेटिव भी बता सकते हैं। अब ये चीज यहाँ क्लियर हुई, किसी को इसमें से कुछ पूछना है? वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट आप क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जीन में बताएंगे, नॉन कोडिंग आएगा तो स्पेसिफिक 3 ही बताएंगे, ठीक है। और चार्ट जैसा टाइम उस हिसाब से बता सकते हैं। आपको टाइम लिमिट मतलब पेज लिमिट बता दी जाएगी कि कितने पेज में देना है, ठीक है। जैसे लास्ट टाइम था मेरे ख्याल से एक पेज में एक आंसर लिखना था ना, ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे। तो यहाँ भी तो अगर मान लो शॉर्ट में आएगा ये, तो फिर आप बहुत शॉर्ट में आया तो थोड़ा सा चार्ट बना के और फिर आप सीक्वेंस बता सकते हैं। जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा ही लिखना। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जीन का, जिसमें हमने सारे उनका पार्ट बताए थे। तो ये चार्ट भी आप बना सकते हो अगर क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जीन आएगा, क्योंकि ये सारे जीन के बारे में साइन, लाइन, सैटेलाइट डीएनए, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, ये सारा उसके बारे में। और नॉन कोडिंग अगर अकेला आता है तो नॉन कोडिंग में ये 3 पोर्शन को बताना है। इंट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्सॉन्स क्या होते हैं, वहां पर आप स्प्लाइसिंग के थ्रू भी उसको बता सकते हो। जैसे मैं एक डायग्राम बता देती हूँ, ठीक है। ये चीजें क्लियर हुई, उनमें से तो कोई डाउट नहीं है। ये शायद ट्रांसलेशन वगैरह के समय हमने आपको, आप किस तरह से डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। ई, ठीक है, फिर रहेगा आई, है ना, ध्यान आया होगा ये जब आप पढ़ते हो स्प्लाइसिंग। फिर ई मतलब एक्सॉन, ठीक है, फिर आप हमने उसको इंट्रॉन कर दिया। ये ऐसे आप बना सकते हो लंबी सीक्वेंस। फिर आप वहां पर शो कर सकते हो कि यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो गई, स्प्लाइसिंग। ये स्प्लाइसिंग में पूरा स्प्लाइसोसोम वगैरह सब लगता है, जहां आपने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ा होगा, प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में पूरा पढ़ा होगा। और है ना, जब लास्ट टाइम आपने पढ़ा होगा ये इंट्रॉन्स सारे रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ हमको वो सब नहीं बताना, स्प्लाइसोसोम वगैरह उनकी हेल्प से होता है, बहुत सारे पार्टिसिपेट करते हैं वहां पर, और इंट्रॉन जितने भी हैं वो रिमूव हो जाते हैं। और ये जो एक्सॉन है ये हमारे आपस में हमने 3 बनाए तो 3 को ज्वाइन कर देते हैं, और 2 इंट्रॉन जो है वो अपन ने इंट्रॉन जो होंगे वो 2 रिमूव कर देंगे, 2। ये वाला जो है उसको आप बोल सकते हो दिस इज द फंक्शनल जीन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फंक्शनल जीन। तो ये जो है हमारी पूरी यूनिट आज खत्म होती है, सेकंड वो थर्ड, है ना। ये सीसी के लिए तैयार कर लेना, मैं क्लास के बाद ये मटेरियल पूरा भेज रही हूँ आपको, पूरा मटेरियल भेज दूंगी। ये हो जाता है हमारा फंक्शनल जीन, ठीक है। तो इनको आप ऐसे भी समझा सकते हो कि जीन जो है ये, जीन में ये 2 तरह की सीक्वेंस है, इसको आप जीन लिख सकते हो। ये इसमें एक कोडिंग हो जाएगी और एक नॉन कोडिंग हो जाएगी। नॉन कोडिंग को हम क्या बोलते हैं, आई को हम इंटरवेनिंग सीक्वेंस बोलते हैं। तो ये सारे जो है वो अटैच हो जाएंगे, ई, और इंट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएंगे। इंट्रॉन रिमूव हो गए और एक्सॉन जो है वो अटैच हो गए, क्योंकि ये कोडिंग इन्फॉर्मेशन वाले हैं। अब ये बन गया फंक्शनल जीन, ठीक है, क्योंकि अब ये एमआरएनए जो है वो किसको कोड करेगा, प्रोटीन को कोड करेगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का खत्म होता है, टाइम भी अपना खत्म ही हो रहा है।
ठीक है, क्लियर हुआ? ऐसा अपग्रेड होने ही वाला है। ये चीजें आप कर लेना अच्छे से। मैं